तो बच्चों, आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सन 1887 में वैज्ञानिक हर्ट्ज ने इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन कराने के लिए कैथोड के तल पर परावैंगनी किरणों को आपतित कराया था। आगे चलकर 1888 में हॉलबैक्स ने भी इसी घटना का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि जब कैथोड की प्लेट सी को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है और उस पर परावैंगनी विकिरण आपतित कराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया। अगर एक अन्य प्लेट थी जिसे धनात्मक विभव पर यदि रखा जाए तो उत्पन्न होने वाले ये इलेक्ट्रॉन प्लेट पी तक चलना आरंभ कर देते हैं, जिससे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के सहज प्रवाह, जिसे इलेक्ट्रॉन धारा या विद्युत धारा भी कह सकते हैं। इस प्रकार किसी धातु के तल से परावैंगनी विकिरणों के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश डालने पर धातु से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाशिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आगे चलकर लेनार्ड ने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग किया था, जिसकी प्रायोगिक व्यवस्था आपके बोर्ड पर यहाँ प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं कि एक कांच की ट्यूब में एक खिड़की खुली छोड़ दी गई है, जिससे परावैंगनी विकिरण अंदर आ सके। और इस पूरी प्रायोगिक व्यवस्था में कैथोड प्लेट सी पर ऋणात्मक विभवांतर बैटरी बी की सहायता से लगाया गया है। जब ये परावैंगनी विकिरण इस कैथोड सी पर पड़ती हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है। आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट बी बैटरी बी के धनात्मक सिरे से अर्थात धनात्मक विभवांतर पर जुड़ी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होना आरंभ कर देते हैं और धीरे पी की ओर चलने लगते हैं, जिससे एक धारा का निर्माण होता है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और इन उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर आरोपित किया गया है उसका क्या प्रभाव होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एनोड प्लेट पी पर धनात्मक विभव यहाँ आरोपित है। अगर हम इस धनात्मक विभव को धीरे धीरे कम करते जाएं तो इस पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है, प्रकाश विद्युत धारा कम होती जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि प्लेट पी का विभव शून्य करने पर भी प्रकाश विद्युत धारा शून्य नहीं होती है। तब हमें इस प्लेट पी का विभव और कम करना है, अर्थात ऋणात्मक करना है। और ऋणात्मक विभव करते हुए इस प्रकाश विद्युत धारा को तब तक ऋणात्मक करना है जब तक ये प्रकाश विद्युत धारा शून्य ना हो जाए। जिस ऋणात्मक विभव पर जाकर ये प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ में जब हमने ऋणात्मक विभव -V1 पर इस प्रकार की धारा का मान शून्य हो चुका है। इस ग्राफ में एक बात और हमें समझ में आती है कि प्रकाश इस विभवांतर V को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा एक समय अधिकतम और संतृप्त हो जाती है, अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है, जिसे हम संतृप्त विद्युत धारा भी कहते हैं। अर्थात अब यदि विभव का मान और बढ़ाया जाए तो यहाँ से प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ेगा। निरोधी विभव पर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसे
उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम प्रदर्शित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति और विरोधी विभव के बीच जो परिवर्तन होता है वो ग्राफ के माध्यम से समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ नंबर 2 में विभवांतर V और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचा गया है। मैंने आपको बताया था कि प्लेट P का विभवांतर बढ़ाने पर भी संतृप्त धारा वहां पर बहती है, उससे अधिक प्रकाश विद्युत धारा नहीं बह सकती। और इस प्लेट P का विभव ऋणात्मक करने पर एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर जाकर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। उसे हमने उस धातु का निरोधी विभव कहा है। इसके अलावा यदि हम आने वाली परावैंगनी विकिरणों की आवृत्ति में यदि अंतर करते हैं तो ये अंतर करने पर हमें एक अन्य ग्राफ यहाँ पर प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने आने वाली विकिरण की आवृत्ति को बढ़ा दिया है। मैंने पहले वाली आवृत्ति μ1 थी, दूसरी आवृत्ति जो है वो μ2 है, जो कि ज्यादा है। तो हम पाते हैं कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन हमें प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए प्लेट P का विभवांतर और अधिक ऋणात्मक करना होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बढ़ी हुई आवृत्ति के लिए ऋणात्मक निरोधी विभव का मान ज्यादा होता है। इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिविधि जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस इलेक्ट्रॉन को धातु के तल से बाहर निकलने के लिए एक न्यूनतम होती है जिसे दहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहा जाता है। वास्तव में दहली आवृत्ति धातु के तल पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश डालने पर उस धातु से प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी क्यों हो। अब इसके अगले भाग में हम आपतित प्रकाश की तीव्रता और निरोधी विभव के बीच परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप ग्राफ नंबर 3 में देख रहे हैं कि हमने ग्राफ प्रकाश विद्युत धारा और प्लेट P पर विभव के बीच में खींचा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि एक ही धातु के लिए निरोधी विभव का मान निश्चित होगा, लेकिन हम यदि कम तीव्रता वाला प्रकाश वहां पर आप कराते हैं तो जो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान हमें कुछ कम प्राप्त होता है, जबकि यदि हम उसी आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देते हैं अर्थात अधिक तीव्रता का प्रकाश आरोपित करते हैं तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु प्रकाश विद्युत धारा का मान निश्चित रूप से बढ़ जाता है। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यह हम अगले ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया है, 1 और 2। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के तल से उत्सर्जित हो जाता है दहली आवृत्ति पर, परंतु वह गमन नहीं करता है जब तक कि उसे यह कार्यफलन प्राप्त न हो। कार्यफलन वह ऊर्जा होती है जिससे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर तक गमन करने के लिए प्रयोग करता है। यदि हम यहाँ पर धातु को बदल दें तो हम पाते हैं कि
निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचने पर हमने देखा कि ग्राफ को पीछे की ओर बढ़ाने पर पहली धातु के लिए कार्यफलन का मान phi1/e कम है, जबकि दूसरी धातु के लिए कार्यफलन का मान phi2/e ज्यादा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवृत्ति बढ़ाने पर कार्यफलन का मान भी बढ़ जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो इस प्रकार से होंगे कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। प्रत्येक धातु के लिए एक विशेष आवृत्ति ν0 पर निरोधी विभव का मान 0 होता है और धातु तल पर कार्यफलन जितना अधिक होगा उसकी संस्तब्ध आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कैथोड के तल से उत्सर्जित तो हो जाएगा दहली आवृत्ति पर, परंतु वह गमन नहीं करेगा। उस दहली आवृत्ति को हमने से प्रदर्शित किया है। इसके अलावा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन गिरते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है और उसकी सतह पर प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच मात्र -10 सेकंड के समय का अंतराल होता है, जो कि बहुत ही कम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए हाइगन का तरंग सिद्धांत यहाँ पर विफल हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तीव्रता बढ़ने पर आयाम बढ़ेगा और प्रकाश की ऊर्जा बढ़नी चाहिए और यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होनी चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए पर्याप्त होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, जो कि नहीं होता। इस प्रकार कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है लेनार्ड के प्रयोग के माध्यम से जो हमने समझी और वो तरंग सिद्धांत की पुष्टि करती है। और इसके अलावा फोटोन के रूप में जो प्रकाश का गमन होता है, इसके प्रारंभिक ज्ञान का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।